लो क्या पढ़ना है आज? हिस्ट्री है। इंग्लिश के नंबर मेरे, हाँ। मेरे 25 साइंस के शब्द लिखाए हैं। कितने में से? 30 में से। लड़के क्या बात है। 25 26 बढ़िया यार। लाओ कॉपी दिखाओ। कॉपी ऊपर है मेरे, मैं बता रहा हूँ, 2 मेरे ग्रामर में कटने थे वो तो भगवान ने ऊपर से सोच रखी है। एक राइटिंग वाला कटा जो आपने बताया, एक राइटिंग सेक्शन में काटा है और एक पैसेज में काटा है, एक उसमें लिटरेचर में काटा है। एक राइटिंग सेक्शन में डीपीएस का वो है, माँ कसम खा रखी है उन्होंने, आधा या एक तो काटते हैं। 2 ग्रामर में कटे हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन में काटा है और एक लिटरेचर में। लिटरेचर में कहाँ कट गया? जो क्वेश्चन नहीं आए थे एक्सट्रैक्ट वाले में से। मम्मी पापा खुश हैं? थैंक गॉड। कह रहे अभी भी बोल रहे होंगे इस बार ग्रामर थोड़ी अच्छी हुई तो लिटरेचर में नंबर कम, वो एक नंबर कट गया। इस माइक में हल्की आवाज भी पूरे रिकॉर्ड में पहुंचती है। नबी चेक किया। ये कौन सा डालने वाले हैं फिलहाल? सब डलेगा नहीं, ये सब डलेगा, ये सब डलेगा, सब रॉ जाएगा, बिल्कुल प्योर रॉ। सर कल आपने कुछ एडिट किया था उसमें, कल वाली में कुछ भी नहीं, वो डली नहीं, आधे घंटे वाली डली नहीं। कसम खा रहा हूँ, जहाँ पे सब बात कर रहे थे ना, पूरी आवाज कट रही है उसमें। कहाँ बात कर रहे थे? कहाँ बात? हम जो बात कर रहे थे, हाँ, हम बात कर रहे थे। उसका रीज़न था ना कि मैं जब बात कर रहा था आराम से कर रहा था। रीज़न इसमें उस समय ये नहीं था। अरे नहीं सर, मतलब आवाज म्यूट थी, मतलब बीप वैसे था। ओहो, बीप टाइप हो गया तो बीप जरूरी भी था वहाँ। हाँ सही हुआ, देखा ना, गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू बी सक्सेसफुल इन यूट्यूब चैनल ना। हाँ चलो भाई शुरू करते हैं। आधे घंटे वाली अपलोड नहीं हुई शायद। हैं? सारी होंगी इसमें, सारी होगी नहीं, रात वाली भी हो को गई। 4-5 बजे हुई है दोपहर, सुबह 4 बजे। आपने उस पे लगा रखी हुई सारी। 9.5 GB था भाई, 32 मिनट 9.5 GB। 2 बार हो गई? नहीं 2 बार नहीं हुई यार, अलग अलग है वो। एक 9 अच्छा, मिनट एक क्या, कल वाली होगी, एक 9 मिनट वाली है, एक वो वाली है, दूसरी वाली नहीं है। 2:32-34 करके आए थे ना। कहाँ देख रहा है ये? दिख नहीं रहा तेरे को? क्या लिखा कह रहा हूँ फिर मैंने पता सब्सक्राइबर बढ़ गए, पता है 26 सब्सक्राइबर हो गए एक ही दिन में। 26 बड़े होंगे ना एक साथ। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐसे पिन कर दिया इसमें। हमारा सर ऑफ कर दिया। चलो आ जाओ, चैप्टर पे आ जाओ। सही यारी मत डालना। क्यों? ये पूरी सब जाएगी इसमें तो क्या हुआ? लोग फालतू की मेरे मुंह से सुन लेगा, वो देख लेते हैं। हाँ हम तो फिर भी एक लॉजिकल काम कर रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं। चलो भाई शुरू कर रहे हैं। कहाँ से शुरू होगा? एज ऑफ रेवोल्यूशन से। अच्छा, गियुसेप्पे मज़ीनी, यहाँ से शुरू करना था। वाला तो पढ़ा दिया था। यस सर, मैं इसीलिए पे गियुसेप्पे मज़ीनी बोल रहा था। चलिए भाई, गियुसेप्पे मज़ीनी, गियुसेप्पे तेल लेने गया गियुसेप्पे। हमें स्पेलिंग से मतलब है और हमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आसपास होना चाहिए ना, तो इट इज़ गियुसेप्पे मज़ीनी, ठीक है ना। सो ओके, 1815 में हम जानते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में, यूरोप में कंजर्वेटिव्स थे और जो लिबरल नेशनलिस्ट थे बेचारे सब अंडरग्राउंड हो गए थे। क्यों हो गए भाई अंडरग्राउंड? क्योंकि पावर किसके कब्जे में आ गई, पावर किसके कंट्रोल में आ गई? कंजर्वेटिव्स के कब्जे। भाई एक बात बताओ, हु वर लिबरल्स? मिडिल क्लास, रेवोल्यूशन चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। अब जब कंजर्वेटिव आ गए हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ये भागेंगे देश देश छोड़कर, एग्जाइल में चले जाएंगे, छुप जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कंजर्वेटिव भगा भगा के मारेंगे इन्हें अगर ये दिख गए रोड पे। तो बात समझ में आ गई ना। तो हुआ ये कि जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो क्या करते हैं, वो जो है अंडरग्राउंड चले जाते हैं। और एज आई टोल्ड यू, सीक्रेट सोसाइटीज़, क्या याद है सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में क्या बताया था? क्या तुम्हें याद है गियुसेप्पे मज़ीनी के बारे में? कुछ नहीं, क्लास 9th में था, एक छोटा सा ग्लिम्स था। अगर ये नाम दिखा दिया तो कहाँ पे है? ये कह रहा 9th में नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अरे बताओ सब एक पेज का लेफ्ट साइड के पेज में दूसरी लाइन पे या पहली लाइन पे पेज नंबर, ऐसे थोड़ी पेज नंबर। नहीं, बुक्स अलग हो जाती है ना, नई बुक पुरानी बुक, कंटेंट मतलब कंटेंट वही रहता है, पेज नंबर ऊपर नीचे हो जाता जैसे टॉपिक बता सकते हैं आसपास कहाँ कौन सा मेन टॉपिक था? मेरे हिसाब से ये आया था तुम्हारा रेवोल्यूशन वाले हिस्से में, जिसमें जैकोबियन वाली क्या है? जैकोबियंस कहाँ के आसपास। चलो आगे सुनो। पूछता है बुक रटी हुई है सब पूरी। ठीक है। सो ड्यूरिंग द ईयर 1815
एक रिप्रेशन शुरू हो गया। रिप्रेशन मतलब समझ में आ गया ना, दबाना, कुचलना, तोड़ना। लिबरल्स और नेशनलिस्ट जो थे वो बेचारे कहाँ चले गए, अंडरग्राउंड चले गए। सीक्रेट सोसाइटी जो है अब क्या होती हैं, बननी शुरू हो जाती हैं यूरोपियन स्टेट्स में, और इनका मेन मकसद था कि वो ट्रेन करें रेवोल्यूशनरीज को और इस आइडियाज़ को क्या करें, फैलाएं। तो इन शॉर्ट हमने क्या जाना कि जो कंजर्वेटिव थे जैसे ही वो राज्य में आए या राजा बन गए, और लुइस 16 तो ख़त्म हो गया, लेकिन बर्बर डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया 1815 में। किसने किया था? कंजर्वेटिव्स ने, डेथ होने के बाद, नेपोलियन के ख़त्म होने के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना में। चलो, सो जो ट्रेन रेवोल्यूशनरीज थे उन लोग, बेसिकली रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया गया एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़, और उनके आइडियाज़ को क्या किया गया, फैलाया गया। कौन से आइडियाज़ को? लिबरल नेशनलिस्ट वाले आइडियाज़ को। और अगर आप उस समय कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो बेसिकली आप किसके खिलाफ हैं? मोनार्कियल फॉर्म के खिलाफ है, जो कि कब पैदा हुई थी? वियना कांग्रेस के टाइम पर जो पैदा हुई थी। ये कंजर्वेटिव, ये लिबरल्स जो थे, ये किसके खिलाफ थे? ये इसी के खिलाफ थे, और ये लड़ रहे थे लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। तो इन शॉर्ट, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो लिबरल्स और नेशनलिस्ट फ्रीडम चाहते थे और लिबर्टी चाहते थे, लेकिन कंजर्वेटिव्स आने के बाद ये दोनों ही चीज़ें छीन ली गई क्योंकि मोनार्की आ गई, और इसीलिए ये भागे भागे डोल रहे थे, छुपे छुपे सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे थे, लोगों को ट्रेन कर रहे थे कि वो रेवोल्यूशन करें। किसके खिलाफ? कंजर्वेटिव्स के खिलाफ। इनमें से अधिकतर जो रेवोल्यूशनरीज थे ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, और इनमें से काफ़ी नेशनलिस्ट नेशन स्टेट के बारे में सोचने लगे, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के बारे में सोचने लगे। और उनमें से ही एक धुरंधर आदमी था जिसका नाम था ज्यूजेपी मज़ीनी। ये भाई साहब पैदा हुए थे जिनोवा में 1807 में। 1804 से कंफ्यूज मत होना, 1804 में क्या हुआ था? कोड ऑफ कंडक्ट, माँ कसम, सिविल कोड भाई, नेपोलियन कोड, कोड ऑफ कंडक्ट। ये सीधे 9th में पहुंच गया, ठीक है ना, बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन। चलो, सो जिनोवा जो है यहाँ पर, जिनोवा को किसके साथ जोड़ा गया था, जल्दी बताओ? ट्रीटी ऑफ वियना में जिनोवा को किसके साथ जोड़ा गया था? साउथ में पैडमोंट, ठीक है। तो ये पैदा हुआ 1807 में एंड बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। तो कार्बोनरी की एक सीक्रेट सोसाइटी में ये क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना कि एट द एज ऑफ 24, जैसे हमारे भगत सिंह थे वैसे ही आदमी है ये भी, बट दोनों की फेट अलग अलग है, किस्मत। तो एक यंग मैन जो सिर्फ 24 साल का है, उसने एक रेवोल्यूशन किया लिगुरिया में। तो लिगुरिया एक स्मॉल टाउन समझ लो, वहाँ पर इसने क्या किया, वहाँ पर इसने रेवोल्यूशन किया। किसने? ज्यूजेपी मज़ीनी ने क्या किया? ज्यूजेपी मज़ीनी ने क्या किया? एक रेवोल्यूशन किया। और ये रेवोल्यूशन कहाँ किया उसने? लिगुरिया में इसने और उसके बाद ये एग्जाइल में भाग गया। एग्जाइल का मतलब समझ में आ गया ना, देश निकाला, एक तरीके से जंगलों में भाग गया। और वहाँ भागने के बाद उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। क्या बनाया? 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। पहली कौन सी थी? यंग यूरोप। पहली थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। यंग इटली क्योंकि इटली का रहने वाला था, नीचे साउथ में इटली है, तो इटली जो थी वो बनाई थी मर्साइलिस में, और फिर यंग यूरोप बनाया था बर्न में, ठीक है ना। ये आपको MCQ के लिए तैयार करना है, बोर्ड के लिए। क्या तैयार करना है कि ज्यूजेपी मज़ीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। तो ज्यूजेपी मज़ीनी ने बनाई थी यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली कहाँ बनाई थी? मर्साइलिस में। और यंग यूरोप बर्न में। कहाँ बनाई थी दोबारा बताना? यंग इटली मर्साइलिस में, हाँ, और यंग यूरोप बर्न में। बात समझ में आए? BERNE नहीं, BERNE, ठीक है। अब दोबारा बताना। यंग इटली मर्सिडीज में और यंग यूरोप बर्न में। भाई यूरोप का रहने वाला था तो यूरोप तो बनाएगा ही ना, और इटली का तो वो था ही जिनोवा का। चलो आगे सुनो। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का मेंबर कौन था?
उसकी जैसी सोच रखने वाले आदमी सिर्फ, इफ़ यू आस्क मी, क्या ये सिर्फ जो सीक्रेट सोसाइटी थी, क्या ये सिर्फ एक ही जगह पर थी, इटली में ही थी? आंसर इज़ नो। पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट, उसकी जैसी सोच रखने वाले लोगों ने भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी अपनी अपनी जगहों पर। मज़ीनी जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि मज़ीनी का क्या बिलीफ था, वो किस फ़िलॉसफी पर चल रहा था। तो मज़ीनी जो है वो बिलीव करता था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस, कि गॉड ने ये इंटेंड किया है, मतलब उसने चाह कर किया है कि नेशंस बनाए हैं टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो इसका मतलब देश क्या है, वो एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड की। फॉर एग्जाम्पल, क्या सारे चाइनीज़ एक जैसे दिखते हैं? हाँ, तो सारे चाइनीज़ एक जैसे दिखते हैं। क्या सारे सऊदी अरेबिया के हबीबी एक जैसे दिखते हैं? आंसर इज़ यस। क्या सारे इंडियन एक जैसे दिखते हैं? आंसर इज़ यस, एक जैसे ही दिखते हैं। कलर का ही तो भेद है, वैसे एक जैसे दिखते हैं। तो और चाइनीज़ देख लो, कलर का भेद हो सकता है, लेकिन आंखें तो वैसी नहीं है टमाटर सी हैं। वीर, हाँ वो एक्सेप्शन है। चलो, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स। और ज्यूजीपी सोचता था कि इटली जो है वो एक कंट्री है, वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड नहीं होनी चाहिए, किंगडम में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। इटली को वो कैसे भी करके यूनिफाई करना चाहता था, क्योंकि देखो भाई, जो जहाँ पैदा होता है वहाँ का ख्याल रखना चाहता है, और अगर कोई सनकी हो तो वो ख्याल रख के ही रहता है। ज्यूजीपी मज़ीनी ने ही सोच लिया था कि जो इटली 7 हिस्सों में डिवाइड है, लिखा नहीं है, बता रहा हूँ, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। वो चाहता था कि ये किंगडम नहीं होने चाहिए, इटली इज़ अ कंट्री, क्योंकि नेशन इज़ अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो पूरी इटली को एक देश होना चाहिए, एक नेशन स्टेट होना चाहिए। और इसीलिए इन भाई साहब ने 2 रेवोल्यूशन किए थे, बुक में अभी नहीं आएगा, आगे आएगा, 1831 एंड 1843 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1831 में उसने एक रेवोल्यूशन किया और एक 1843 में। मेन मकसद था इटली को यूनिफाई करना। ये ज्यूजीपी मज़ीनी ने किया था, आगे आएगा तो हम और स्पेसिफिक हो लेंगे। फॉलोइंग दिस मॉडल, ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटीज़ अब जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में बनने लगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इटली में ही बन रही थी ये सीक्रेट सोसाइटीज़, ये और कहाँ बन रही थी? ये जर्मनी में बन रही थी, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में और पोलैंड में। ये वही इलाके हैं जिनको ज़बरदस्ती क्या किया गया था, कंजर्वेटिव्स आने के बाद छेड़ा गया था। ठीक है, मज़ीनी जो है वो लगातार मोनार्की को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था, अपोजिशन में था। और वो क्योंकि वो और सारे के सारे कंजर्वेटिव्स उसे डरते भी थे। काहे डरते थे भाई? डरते काहे थे? क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स थे। और ये कौन था? ये एक लिबरल नेशनलिस्ट था जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, लिबर्टी चाहता था। और कंजर्वेटिव, नो चेंज, मोनार्की शुड बी देयर, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस शुड बी देयर, चर्च शुड बी प्रोटेक्टेड, है ना, एंड सोशल हायरार्की शुड बी देयर। और ये बंदा बोलता था जब देश एक है तो लोग भी एक ही होंगे, और देश को एक देश, नेशन बनाना है, नेशन स्टेट बनाना है। और इसीलिए ड्यूक मैटरनिक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं जो बोर्ड में आती है। क्या बोलते हैं? कि द मोस्ट, नहीं वो तो सही बात है, 3 स्टेटमेंट्स हैं और तीनों ही ड्यूक मैटरनिक बोलता है। क्या बोलता है? कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है। क्यों? क्योंकि ये लिबरल नेशनलिस्ट है, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी है, और ये सबका झुंझुना बजा देगा अगर ये पावर में आ गया तो, क्योंकि मोनार्की ख़त्म कर देगा। चलिए, तो अब अगर मोटा मोटी देखें तो ज्यूजीपी मज़ीनी के बारे में हमें क्या क्या पता है? हमें पता है पैदा हुआ था 1807 में। कहाँ पैदा हुआ था? जिनेवा अलग है, जिनोवा। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि इसने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी, कहाँ की? कार्बोनरी की। ठीक है ना। और इसने अपना पहला रेवोल्यूशन 24 साल की उम्र में किया था, और कहाँ किया था? लिगुरिया में। ठीक है ना। और उसके बाद ये भाई साहब एग्जाइल में भाग गए थे, क्योंकि कंजर्वेटिव इन्हें ढूंढ रहे थे पेलने के लिए। अब हुआ ये कि ये भाई साहब छुप गए, तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। कौन सी बनाई? यंग इटली मार्सालिस में, और यूरोप में बनाई यंग यूरोप बनाई इसने बर्न में। अब उसके बाद इसने बहुत बार रेवोल्यूशन किए, 2 बार किए एक्चुअली, बहुत बड़े रेवोल्यूशन। और इसी बात से कंजर्वेटिव्स डरते थे इससे,
इसकी फ़िलॉसफी क्या थी भाई? तो ज्यूसेपी मज़ीनी की फ़िलॉसफी ये थी कि भाई एक नेशन जो है ना वो एक नेचुरल यूनिट होती है मैनकाइंड की। तो एक देश को कैसे रहना चाहिए? एक यूनिट की तरह रहना चाहिए। इसका मतलब देश के सारे लोग एक यूनिट की तरह रहें, एक नेशन स्टेट में, एक देश में, ठीक है। और ड्यूक मैटरनिक इसके बारे में क्या कहता था? द मोस्ट डेंजरस मैन फॉर द सोशल ऑर्डर ऑफ कंजर्वेटिव्स। आएगा ले, मैं हवा में बोल रहा हूँ। मतलब पिछले साल इससे नहीं आया, इसीलिए तो इस साल आ सकता है। बोर्ड वाले ऐसे ही हैं, ऐसे ही सीबीएसई का। हाँ, रिजल्ट कब आ रहा है कुछ पता पड़ा? कल परसे ऐसे ही चेक करिए। 13 तारीख तक बोल रहे थे, 13 तारीख तक। हाँ, पिछली बार 13 को आया था। पिछली बार डीपीएस से ज़्यादा परसेंट थे हमारे, पता है ना, 99.8। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज तक थोड़ी कर रही है, और की जगह ये कोई बात नहीं, एनआर में मार्क्स ज़्यादा है। कोई सीजनल मैडक भी कोई चीज़ होती है। चलो अब हम चल रहे हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन पे। देखो फ्रांस में कौन आ गया है? अरे सुन लो यार, फ्रांस में कंजर्वेटिव्स दोबारा आ गए, बourbon डायनेस्टी दोबारा रिस्टोर कर दी गई है। तो भाई लात दोबारा भी तो पड़ेगी कि एक बार मोनार्की आ गई तो अभी हटेगी ही नहीं। अरे हटेगी भाई, 1830 में हम हटाएंगे, मिलकर हटाएंगे, ठीक है ना। सुनिए क्या हुआ। जिस समय कंजर्वेटिव रेजीम्स मतलब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स जिस समय पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है वो काफ़ी हद तक किससे एसोसिएट हो चुका था? रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन, जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ कंजर्वेटिव रेजीम जो है वो पावर को कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है ना। देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंग एसोसिएट विद रेवोल्यूशन। और उसकी दूसरी तरफ क्या हो रहा था? लगातार रेवोल्यूशंस जो हैं वो बढ़ रहे थे बहुत सारे रीजन्स में। इसका मतलब एक तरफ कंजर्वेटिव पावर होल्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लिबरल्स और नेशनलिस्ट ये लगातार रेवोल्यूशन कर रहे थे। कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे इटालियन, जर्मनी स्टेट्स एंड प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। ये बात समझ में आ गई? नाउ दीज रेवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। और ये जो भी रेवोल्यूशन हो रहा था हमेशा से ही कौन करता आया है? मिडिल क्लास। तो ये जो रेवोल्यूशन थे लिबरल नेशनलिस्ट के, इसमें कौन लोग थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कॉमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स। ये वो लोग थे जो जब कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को गैदर कर रहे थे, ये नेशनलिस्ट और लिबरल्स लड़ रहे थे इन कंट्रीज़ में। कहाँ कहाँ पर? इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स एंड ओटोमन एम्पायर प्रोविंसेस में। ये वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा या ओटोमन एम्पायर। चलिए, जो पहला अपहेवल आया वो हमेशा से ही कहाँ आता है? फ्रांस में। इस बार भी फ्रांस में आया, लेकिन बस एक चीज़ बदल गई, ईयर। बाकी जुलाई में ही आया। वहाँ हुआ था 14 जुलाई में और यहाँ हो रहा है जुलाई 1830 में, है ना। तो ये अपहेवल आता है फ्रांस में जुलाई 1830 में। क्या होता है? ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, बाकी सबका बार बार नहीं बोलूँगा कौन कौन था क्योंकि इसमें टीचर्स भी थे। तो जो बourbon किंग था, जो रिस्टोर किया गया था 1815 में कंजर्वेटिव्स के द्वारा, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया लिबरल रेवोल्यूशन की तरीके से। दोबारा उसका साथ वही हुआ जो उसके दादा के साथ हुआ था, काट दिया गया। और उसके बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसे इंस्टॉल किया गया, जैसे पिछली बार हुई थी जब लुइस 16 को बोला गया था कि भई हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, लिबरल मूवमेंट हुए, तब लुइस 16 को क्या बोला गया था कि आप राजा बन जाएं लेकिन पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास होगी या पार्लियामेंट के पास। ऐसा ही कब हुआ? 1830 में, जुलाई में ही। क्या हुआ कि जब ये मूवमेंट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय जो राजा बनाया गया था ना, उसको तो निकाल बाहर फेंका और लुइस फिलिपी को बोला कि आप आ जाएं और हमारे क्या बन जाएं? किंग बन जाएं, ठीक है ना। वो इंस्टॉल्ड मोनार्की विद लुइस फिलिपी एज इट्स हेड। अब ड्यूक मैटरनिक कहता है कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो उसे ठंड हो जाती है। जुलाई रेवोल्यूशन ने एक आग सी जला दी बाकी पूरे इलाकों में
और उसका पहला इफेक्ट पड़ता है ब्रुसेल्स में। हम जानते हैं बेल्जियम को किसके साथ कनेक्ट किया गया था? नीदरलैंड के साथ, नॉर्थ में, है ना, नीदरलैंड और बेल्जियम को। कुछ याद नहीं है, मन में तो कुछ आ रही है कहने की, लेकिन चलो अभी छोड़ रहा हूँ मैं। ये माइक नहीं होता ना तो तुम्हारी बाइक बना देता, हैया हैया करते तुम। यहाँ डंडा कहाँ है? नहीं लाया। कल यहाँ तो डंडा लाइयो, नहीं तो तेरी जांग की हड्डी तोड़ के ना उसी से बजाना शुरू करूँगा। डंडा तो हो गई, मैं ले आऊँगा, मैं कल बैग लेके लोहे आऊँगा का डंडा है, और वो परमानेंटली यहीं रहेगा। लेकिन चलो आगे सुनो। वो आंटी ऊपर रख देती है। कोई बात नहीं, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ आंटी भी ना पहुँच पाए, देख वहाँ, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सुनो आगे। ड्यूक मैटरनिक, ये बात मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ड्यूक मैटरनिक क्या कहता है कि फ्रांस स्नीज करता है, यूरोप को ठंड चढ़ जाती है। जैसे ही उन्होंने मोनार्की को ख़त्म किया जो 1815 में इंस्टॉल की गई थी, कब ख़त्म किया? जुलाई 1830 में, 15 साल के अंदर ही। अब जब ये रेवोल्यूशन हुआ तो ये स्पार्क, ये आग, ये पूरे के पूरे यूरोप में फैल गई और पहला असर पड़ता है कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। इसको जोड़ा गया था, ब्रुसेल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ये हमने पढ़ा था उसमें भी, सिविक्स में भी, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जब हमने पढ़ा था। तो ब्रुसेल्स जो है वहाँ पर क्या होता है, एक अपराइज शुरू हो जाता है, एक तरीके से रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है और इसकी वजह से बेल्जियम जो है वो ब्रेक हो जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है, एक नेशन स्टेट बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नीदरलैंड से टूटने के बाद अब बेल्जियम क्या हो गया? एक नेशन स्टेट बन गया। अपने वहाँ का उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उसके बाद हैप्पी एंडिंग, ठीक है। ऐसा ही रेवोल्यूशन ग्रीस में भी हुआ, ठीक है ना। अब क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ग्रीक जो है, ग्रीस जो है, वो एक ऐसी कंट्री थी जो ये बोलती थी कि हम किस पे कनेक्टेड हैं, हम बेसिकली देवर रूल्ड बाय ओटोमन एम्पायर। और ओटोमन कौन था? एक्चुअली मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। और रूल कौन कर रहा है? मुस्लिम एम्पायर। और किस पे कर रहा है? ग्रीस पे, जबकि ग्रीस का कोई लेना देना नहीं है मुस्लिम रिलीजन से, है ना भाई। तो हुआ ये कि यही फीलिंग जो फ्रांस से उठी, बेल्जियम से उठी, अब ये कहाँ पहुँच गई? ग्रीस। अब ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था सिंस 15th सेंचुरी। कितनी सेंचुरी? 15th सेंचुरी, मतलब 1401 से। ये भाई साहब ओटोमन का चेला था, मतलब उसके अंडर काम कर रहा था। जो ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था यूरोप में, उसने ग्रीक लोगों के अंदर भावना जगाई देश की आज़ादी की। इसका मतलब ग्रीस जो है वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना उसने शुरू किया 1821 से, 1821 से। और ये कब से इसके इलाके में था, इसके किंगडम में था? 15th सेंचुरी। कब से? 15th सेंचुरी। तो 15वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी आ गई है। अब इनको होश आया है कि अरे हमको आज़ादी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेल्जियम में रेवोल्यूशन हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर जगह रेवोल्यूशन हुआ। एग्जैक्टली। उन्हें ये नहीं पता था कि हम एक देश में हैं। अरे भाई, जब सब एक लैंग्वेज बोलते हो तो तुम एक यूनिट हो गए ना मैनकाइंड की, तो तुम्हें तो एक साथ रहना चाहिए। ये बात उन्हें कब रियलाइज़ हुई? जब फ्रांस में क्या होना शुरू हुआ? रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ। देखना रिकॉर्डिंग हो रही है, मज़ा आ गया। पता पड़ा कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं, हो रही। बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो भाई आगे। बल्ले बल्ले हो जाती है फिर। बल्ले बल्ले कुछ नहीं होते, हम कंटिन्यू करते हैं, हम इसी के भरोसे थोड़ी हैं। पूरा रिकॉर्ड हो गया था। क्या? अगर कल आप माइक ले आते हमारी बातें रिकॉर्ड, हाँ वो तो सब रिकॉर्ड हो जाती है भाई। चलो आगे सुनो। कुछ नहीं, फिर एडिट मैं उसमें भी ना लगाता। एवरीथिंग गोज रॉ, एवरीथिंग गोज रॉ। चाहे वो कितनी ही गलीच से गलीच बात हो तब ये भेज देते। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं पागल हूँ थोड़ा सा। चलो आगे सुनो। मेरे स्कूल में भी बच्चे यही कहते हैं, यार एक बड़ा अजीब आदमी है, इससे दूर रहो। थोड़ा ऐसा ही मामला है। उसकी बात मत करे, बेचारा होपलेस हो जाता है वो कि जगजी सर के सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैच के ट्यूशन में और अलग बैठा दिया हमसे। क्यों? तुम लोग उसे छेड़ते होगे ना। छेड़ते नहीं सर,
क्या होता है, इसी सब में बैठा रहता है ये वो, बातें करते रहता है वो मैं अपना। काम करता हूँ, वो टेप पे लिखेगा, सर ने नोटिस करा होगा, उसे एकदम कोने में पटक दिया। सब सही लाइन है। में बैठा है। ना उसे बाथरूम के पास बैठाना चाहिए, एक पंथ दो काज। चलो आगे सुनो। सो नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट इन ग्रीस जो है, अब सुनो, अब क्वेश्चन आगे सुनो, तमीज में रहो। ग्रीस जब लड़ाई लड़ रहा था, शुरुआत कब से हुई? 1821 से। आई बात समझ में? लेकिन जब ग्रीस, अरे किसका कॉल आ गया? तुषार शर्मा। हाँ तुषार बोलिए। हाँ बोलो बोलो। नहीं ध्यान नहीं दिया बेटा, अभी पढ़ा रहा था। ठीक है बट थैंक यू सो मच, भेज दिए तो। ओके बच्चे, क्या हुआ? कहना वीडियो रोक दे। चला दी? चल रही है ना? चलो सुनो, अब यार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ध्यान से सुनो। ग्रीस 15वीं सेंचुरी तक, 15वीं सेंचुरी से रेवोल्यूशन तक, जब ये आज़ाद हुआ तब तक ये किसका अंडर था? 18, मैं बोलूँ तो 19 सेंचुरी के मिड तक ये किसके कंट्रोल में था? ओटोमान के। ओटोमान इस पर रूल कर रहा था, इसे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। लेकिन जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, जर्मनी में कुछ चेंजेस लाए, इधर उधर हुआ, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि यार हम तो एक नेशन स्टेट है, हमारे सबकी तो एक ही, मतलब हम सब एक ही आइडेंटिटी पे जीते हैं, हमारा कल्चर सेम है, तो हमें एक देश होना चाहिए। तो इन्होंने रेवोल्यूशन करना शुरू किया 1821 से। तो इन्हें सपोर्ट किसने किया? उसका आंसर सुनिए। सो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो ग्रीक लोग जो देश छोड़कर भाग गए थे। बात समझ में आ गई? और बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी इन्हें क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? उसका आंसर है क्योंकि वो सिंपैथेटिक थे उनके एंशिएंट ग्रीक कल्चर से। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीस इन यूरोपियन कंट्रीज? पूरी यूरोप को अगर सिविलाइजेशन किसी ने दी, सभ्यता किसी ने दी, लैंग्वेज अगर किसी ने दी, तो वो कौन था पता है? वो ग्रीस था। दुनिया के जितने भी ग्रेट फिलोसोफर्स, इवन साइंटिस्ट 13-14 सेंचुरी में और शायद उससे पहले भी, वो सब ग्रीक थे। तो भाई जिसने यूरोप को कपड़े पहनना सिखाया, कल्चर सिखाया, लैंग्वेज सिखाई, तो उसकी वैल्यू तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। इसी बात को सपोर्ट लेते हुए ये जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी और वो लोग जो एग्जाइल में चले गए थे ग्रीक, वो सब क्या कर रहे थे? वो सपोर्ट कर रहे थे किसको? ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। और सुनो, जैसे हमने सिंबल्स पढ़े थे कि किस तरीके से नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई जाती है, तो उसमें हमने हाइम, सॉन्ग्स, स्टोरीज, मूवीज़, फॉल्कलोर, फोल्क सॉन्ग्स सब पढ़ा ना। ग्रीस में भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि ग्रीस कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है और उसे आज़ाद होना चाहिए, पोएट्स एंड आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भर भर के ग्रीस के बारे में लिखा। और क्या लिखा? एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल मतलब क्या होता है? पालना, बच्चे का जो पालना होता है, कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसको, उसका जो पालना है वो क्या है? वो ग्रीस है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। और लोगों से सपोर्ट मांगा किसके खिलाफ? स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। जो मैंने बताया था कि मुस्लिम एम्पायर का एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले यूरोप ऐसे ही बटा हुआ था यार, उसका कुछ कर नहीं सकते थे। चलिए, जो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है मिस्टर लॉर्ड बायरन, ये इंग्लिश में इन्होंने काफ़ी पोइट्री लिखी हैं। इन्होंने क्या किया? लड़ाई के लिए, रेवोल्यूशन के लिए फंड्स इकट्ठा करने शुरू किए, ठीक है ना। और बाद में वॉर के समय पर उन्होंने इन्हीं फंड्स का यूज़ किया किसके खिलाफ? ओटोमान एम्पायर के खिलाफ। हालांकि बेचारे फीवर से मर गए 1824 में, हैं? खुद ही मर गए। फीवर से खुद ही मरता आदमी, लेकिन फीवर आपने बाद में बताया। हाँ, बेचारे मर गए फीवर से। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, ग्रीस को आज़ादी मिली। 1 मार्क क्वेश्चन MCQ में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ये ट्रीटी के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। क्या ये क्लियर हो गया आपका? ट्रीटी कौन सी मिली थी ये? कौन सी? क्या बोला तूने अभी? ट्रीटी। हाँ, क्या नाम है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कौन सी?
बे कॉन्स्टेंटिनोपोल इज अ प्लेस, बनाई गई ये बड़ा गमार छोरा है यार। कॉन्स्टेंटिनोपोल इज अ प्लेस इन ग्रीस, वहाँ पर ये साइन हुआ था। जैसे ट्रिटी ऑफ वियना में वियना एक जगह थी, वैसे ही ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल में कॉन्स्टेंटिनोपोल एक क्या होगा, जगह नहीं होगी। कौन से गांव से आया तू, बताइयो कौन से गांव से आया तू? खुर्जा का ना है तू, खुर्जा के गली के कोने में कुछ जगह होगी, वहाँ का है तू, जिसका नाम है गोइंका कॉलोनी। तुम लोग डीपीएस में पढ़ो क्या उस दिन बताई तो थी नाम का डीपीएस है? नाम नहीं, ऐसा मत बोलो, नाम का नहीं यार, नहीं बच्चों में एटीट्यूड पूरा ही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का डीपीएस हो। हम कौन से रहते हैं एटीट्यूड? नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल वर्डिक्ट है। अगर आप आज के वो सुन लोगे केस, आप कहोगे डीवीएस डीपीएस से आपका भरोसा उड़ जाएगा। बताओ जरा एग्जाम, इसे पॉज कर दे रहा हूँ, इसे पॉज मत करे, चलने दे। क्या अरे नहीं वो बातें बता नहीं आज पुस्तकें नहीं पढ़ेगी, देखो उसकी मुंह दे, उसकी शक्ल से ही पता लग जाता है। ओके, लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं आज के, वो है रोमांटिक इमेजिनेशन। फिर हमें रिवीजन भी करना है एक छोटा सा अभी। हाँ, ये मतलब इसी 2 हिस्सों का, गिउसेपी मजीनी का और ये ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल का, ठीक है ना, जिसको पढ़ने में तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है ना। चलिए, रोमांटिक इमेजिनेशन सुनते ही तुम्हें लग रहा होगा कतई रोमांटिक वाली बात हो रही है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है जैसे रोमांटिक मूवमेंट शुरू किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है ना। उन्होंने एक लिरिकल बैलाड नाम की एक वो पब्लिश करी थी, एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री। उन्होंने बेसिकली समझाया था कि पोम जो होती है ना, जो पोएम होनी चाहिए ना, वो बड़ी ही रस्टिक होनी चाहिए, कॉमन पीपल से जुड़ी हुई होनी चाहिए, इमोशंस, फीलिंग्स, इंट्यूशंस की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर उस लिटरेचर को आप कोरिलेट कर सकते हो कैसे? द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू दीज रोमांटिस्ट्स या रोमांटिक रेवोल्यूशनरीज की जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आ सकता कि देश को बढ़ाते चले जाओ, दूसरों की ज़मीन हथियाते चले जाओ, इससे देशभक्ति की भावना नहीं जागती। कल्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है आइडिया ऑफ नेशन को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या करने के लिए? देश को देश बनाने के लिए। साथ साथ आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूज़िक ये मदद करती है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स जगाने के लिए। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले क्या होता था कि इलाका जीत लो, उसे अपने कंट्रोल में ले लो तो वो देश बन जाएगा। लेकिन रोमांटिक्स आने के बाद इन्होंने ये बोला कि भैया टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा कि देश एक देश बन जाएगा, वो ज़मीन जो है वो भी क्या हो जाएगी, एक देश बन जाएगी, इसी देश का हिस्सा बन जाएगी। नहीं, अगर देश को देश बनाना है तो आपको कल्चरल यूनिटी लानी होगी। जब तुम और मैं एक कल्चर शेयर करेंगे तभी तो इस देश का हिस्सा बनेंगे और ये ज़मीन हमारे देश का हिस्सा बनेगी। क्या पाकिस्तान का कल्चर और इंडिया का कल्चर एक है? आंसर इज़ नो। लेकिन क्या यूपी, बिहार, इन सब का कल्चर एक है? बिल्कुल यस। ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं लेकिन कल्चर एक ही है। हम सब श्री राम को पूजते हैं, केरल से लेके कश्मीर तक जितने भी लोग हैं जो हिंदू हैं वो किसको पूजते हैं? श्री राम को पूजते हैं। जितने मुस्लिम हैं वो अल्लाह की पूजा करते हैं, मतलब जो भी करते हैं, लेकिन है तो हम सब एक ही कल्चर का। भाई उन्हें भी बिरयानी पसंद है, हमें भी बिरयानी पसंद है, तो कल्चर है हमारा। वो गेस्ट आएगा तो हम भी सेवा करते हैं, वो भी सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब कल्चर एक है। तो उन्होंने बोला कि कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन को नेशन बनाने के लिए। और उसकी भावनाओं को बढ़ाएगा कौन? टेरिटरीज बढ़ाकर क्या भावनाएं बढ़ जाएंगी? नहीं, भावनाएं बढ़ाती हैं आर्ट्स, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक। ये सारी चीज़ें क्या बढ़ाती हैं? भावनाएं बढ़ाती हैं किसकी? नेशनलिज्म की। उसी को कहा जाता था रोमांटिसिज्म। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म? इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। ये जो रोमांटिसिज्म था ये कल्चरल मूवमेंट था और इसका मेन मकसद था लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाना। रोमांटिक आर्टिस्ट जो है वो नॉर्मली, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, नॉर्मली वो डिस्क्रिमिनेट करते थे या कहूँ
डिसरिगार्ड करते थे, क्रिटिसाइज करते थे रीज़न एंड साइंस को। वो क्या कहते थे कि लॉजिक, साइंस, रीज़न ये कोई चीज़ नहीं है जो देश में यूनिटी बढ़ा सके। अगर देश में यूनिटी बढ़ानी है तो क्या चाहिए? तो हमें चाहिए इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ये वो चीज़ें हैं जिससे नेशनलिज्म की भावना जागेगी, ना कि साइंस और रीज़न से। साइंस रीज़न से आप लॉजिकल बात कर सकते हो, आप इन्वेंशन कर सकते हो, आप डिस्कवरीज कर सकते हो, लेकिन देश में अगर देश की भावना जगानी है तो हमें इंट्यूशंस चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए। यही तरीका है क्या करने का? देशभक्ति की भावना जगाने का। और इसी तरीके से हम शेयर कर सकते हैं कलेक्टिव हेरिटेज को, एक कॉमन कल्चर जो हमें जोड़ता है, ठीक है ना। और यही बेस होता है किसका? नेशन का। नेशन का बेस कोई साइंस या रीज़न नहीं होता है। नेशन का बेस होता है हमारा दिल, हमारे विश्वास, हमारा प्यार हमारे देश के प्रति। और वो कब जागता है? जब राष्ट्रगान होता है, तो जब हम खड़े होते हैं ना, वो बताता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। और ये हम सब देश, ये जितने भी लोग आज खड़े हैं इस नेशनल फ्लैग पर या नेशनल एंथम पर, ये देश के नागरिक हैं और ये पूरा एक देश है। अगर जम्मू कश्मीर तो चलो अब नहीं हो गया, मान लो कोई ऐसा स्टेट है जो थोड़ा रॉग स्टेट हो जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल केरल। अब केरल में अगर राष्ट्रगान हो रहा है और लोग खड़े नहीं हैं, तो क्या हम सब एक ही कल्चर शेयर कर रहे हैं? क्या एक ही ट्रेडिशन शेयर कर रहे हैं? आंसर इज़ नो। अगर पूरे देश में गाय कहीं नहीं खाई जा रही और एक जगह पे खाई जा रही है, मान लो केरल में, तो क्या आप उसे कहोगे कि वो एक हमारे देश का हिस्सा? नहीं, क्योंकि ये कल्चर नहीं है। तो क्या ऐसे इलाके को अपना देश का हिस्सा कह सकते हो? नहीं। लॉजिकली तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ चल रहा है, इलेक्शंस तो वहाँ हो रहे हैं, लेकिन अब वो एक कल्चर शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या वो इलाका सच में हमारा है? तो एक एग्जाम्पल था, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब एग्जाम्पल में, ये लास्ट पैराग्राफ है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे रोमांटिक राइटर्स थे जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, पोएम्स, पोइट्री लिखी। सबका मकसद एक ही था, क्या? नेशनलिज्म की भावना बढ़ाना। देखो क्या क्या था। पहले थे हमारे जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये भाई साहब जो है ना, ये बोलते हैं कि अगर जर्मन का कल्चर तुम्हें जानना है, इफ़ यू रियली वांट टू नो और फील द जर्मन कल्चर, देन यू विल फाइंड दैम इन द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का अगर तुम्हें कोर जानना है, रियल कल्चर जानना है ना, तो वो तुम्हें सिटीज़ में नहीं मिलेगा, वो उस जर्मनी के कॉमन पीपल में मिलेगा, जिनको बोला जाता है द फॉल्क। ठीक है ना, दैट्स फॉल्क मतलब द पीपल। इन्होंने भी सॉन्ग्स लिखे, फॉल्क सॉन्ग्स लिखे, फॉल्क पोएट्री लिखी, फॉल्क डांस लिखा, और उन्होंने बोला कि यही ट्रू स्पिरिट है किसकी? नेशन की, मतलब फॉल्किस्ट, एंड उसको भी पॉपुलराइज किया। ठीक है ना। और नेशनल बिल्डिंग में इनका भी एक योगदान था। ठीक है, इतना ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगला टॉपिक जो आएगा वो बोर्ड के लेकर तैयार करेंगे, और वो है हमारा, क्या लैंग्वेज भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ाती है? कॉमन सेंस लगाओ, क्या लैंग्वेज भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ा सकती है? ये हमने कहाँ पढ़ा था? स्टार्टिंग में, फ्रांस में। स्टार्टिंग है तेले ने, फ्रांस में। हमें पता है, आपको भी पता है कि जब नेशनलिस्ट ने मूवमेंट किए थे, रेवोल्यूशन किए थे, तो अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई थी। और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, टू इनकरेज द पीपल ऑफ फ्रांस टू स्पीक इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड नेग्लेक्ट या अवॉइड डायलेक्ट्स। पेरिस में क्या बोली जाती थी? फ्रेंच लैंग्वेज। तो पूरे फ्रांस में उन्होंने क्या कहा कि भाई अब जब देश एक है तो लैंग्वेज भी एक होनी चाहिए, और इसीलिए वो मोटिवेट कर रहे थे सबको क्या बोलने के लिए? फ्रेंच लैंग्वेज। इज इट क्लियर? ये टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई।